अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द स्क्रॉटल कंडीशंस जो बिनाइन होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिनाइन कंडीशंस मींस कि स्क्रॉटम की स्वेलिंग होगी लेकिन वो बिनाइन होगी। मतलब कोई ये देख के परेशान ना हो कि उसको कोई कैंसर हो सकता है इसीलिए ये स्वेलिंग हुई है। तो बिनाइन है। बिनाइन चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? स्क्रॉटल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? हाइड्रोसील हो सकती है, स्पर्मेटोसील हो सकती है, वरीकोसील हो सकती है और टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकती है। हाइड्रोसील की सबसे पहले हम बात करेंगे। ये देखें, अगर आप देखें तो इसको आपको नज़र आ रहा है कि टेस्टिस के इर्द गिर्द पानी सा जमा हुआ है। दिस इज़ हाइड्रोसील। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो इट इज़ एक्चुअली वॉट इट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इनसाइड द ट्यूनिका विजाइनलिस। सीरस की क्यों बात कर रहे हैं कि वो उसमें कोई पस वगैरह नहीं है, वो जस्ट एक सीरस सा फ्लूइड है और ट्यूनिका विजाइनलिस के अंदर है। ट्यूनिका विजाइनलिस क्या होती है? टेस्टिस की लेयर्स होती हैं जो है ना, तो उसको ट्यूनिका विजाइनलिस कहते हैं। एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है और एक ट्यूनिका विजाइनलिस होती है। जो विजाइनलिस होती है वो अंदर होती है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है ना वो बाहर होती है। तो एल्बुजिनिया और विजाइनलिस के अंदर जो है ना क्या है कि एक पानी सा सीरस सा फ्लूइड जमा हुए हुए है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। अब पानी है ना, तो पानी अगर आप सोचें कि कोई फॉर एग्जांपल कोई बैलून है उसमें आप पानी भरे, हाँ, तो आप उसको जब टच करेंगे, उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको सॉफ्ट सा फील होगा। तो ये भी सॉफ्ट सी स्वेलिंग होती है और पेनलेस होती है। पेनलेस क्यों है? क्योंकि कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन नहीं है यहाँ पर। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट हम इसका करते होते हैं। देखें कि हमने क्या किया, ऊपर टॉर्च इसके ऊपर डाली, तो टॉर्च जब इसके ऊपर डाली तो क्या हुआ कि उसने ना अपने अंदर से लाइट को गुजार लिया। कि एक साइड से अगर हम उसके ऊपर लाइट फेंकते हैं तो दूसरी साइड से लाइट बाहर फील होती है, हमें नज़र आती है। तो ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है क्योंकि जो फ्लूइड है वो बिल्कुल क्लियर है, इस वजह से उसमें से लाइट पास कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका मैकेनिज़्म और रेडियोलॉजी क्या है, कि क्यों ये पानी जमा हो जाता है, सीरस फ्लूइड जमा हो जाता है, क्यों ये हाइड्रोसील बन जाती है, तो इसमें अडल्ट्स में डिफरेंट कॉजेज़ हैं, इन्फेंट्स में डिफरेंट कॉजेज़ हैं। इन्फेंट्स में क्या कॉजेज़ हैं? इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ प्रोसेसेस विजाइनलिस की वजह से, अलोइंग द पेरिटोनियल फ्लूइड एंट्री। इसका तो आपको पता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी टेस्टिस जो है वो डिसेंड करती है, ऊपर एब्डोमेन में होती है पहले, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे डिसेंड करती है और जैसे जैसे वो डिसेंड करती है तो वो साथ में अपनी पेरिटोनियम की लेयर्स भी अपने साथ नीचे ले आती है। लेकिन अगर ये पेरिटोनियम के लेयर्स वो अपने साथ नीचे ना लेके आए, इनकम्प्लीट क्लोजर हो प्रोसेसेस विजाइनलिस का, कि उसका कनेक्शन ऊपर से ख़त्म ही नहीं हो रहा एब्डोमेन के साथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेरिटोनियल फ्लूइड जो पेरिटोनियम का एक्चुअली एब्डोमेन का फ्लूइड है वो एक्चुअली नीचे आ जाता है। तो इस वजह से इसका जो है कि इन्फेंट्स में कॉज हाइड्रोसील का वो ये है कि ट्यूनिका विजाइनलिस जो है ना वो प्रोसेसस विजाइनलिस, ट्यूनिका विजाइनलिस एक अलग चीज़ है जो बाद में बनती है टेस्टिस के इर्द गिर्द। प्रोसेसस विजाइनलिस ऊपर से जो लेयर होती है ना, जो टेस्टिस के ऊपर एब्डोमेन में होती है, वो उसको कहते हैं। तो वो जब कम्प्लीटली क्लोजर नहीं होगा उसका, तो उसकी वजह से फिर ये हाइड्रोसील हो जाती है। तो अडल्ट्स में क्या कॉजेज़ हैं? ट्रॉमा, इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स। ओके, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स जो है ना अडल्ट्स में कॉजेज़ हैं। तो ये हाइड्रोसील के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोसील क्या होती है, और इसमें ट्रांसफ्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, ये पेनलेस होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसका एटियोलॉजी क्या है, वो हमने डिस्कस कर दिया, मैकेनिज़्म की बात कर दी। नाउ इज़ स्पर्मेटोसील। स्पर्मेटोसील क्या होती है जी? यहाँ पे अगर आप इसकी पिक्चर देखें ना स्पर्मेटोसील की, तो इसमें आपको छोटा सा एक ना छोटा सा एक सिस्टिक सा मतलब छोटा सा गोलू सा मिल रहा है आपको, ठीक है? ये स्पर्मेटोसील है। हाइड्रोसील क्या थी? वो पूरी टेस्टिस के गिर्द पानी था। स्पर्मेटोसील क्या है कि एक छोटी सी जगह पे सिस्टिक सी डायलेशन हो गई है। तो कहाँ पे हुई है? ये एपिडिडिमस होता है, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडिमस आपको नज़र आ रहा है। इस एपिडिडिमल डक्ट या रेटे टेस्टिस जिसको हम कहते हैं, इसकी सिस्टिक डायलेशन को हम स्पर्मेटोसील कहते हैं। और ये सिस्टिक स्वेलिंग होती है एपिडिडिमस के करीब, और ये फ्लक्चुएंट होती है, कि फ्लक्चुएट करती है, इधर उधर हिलती है। इसमें भी अगर फॉर एग्जांपल हम ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये भी पॉजिटिव आएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि ये भी तो फ्लूइड है, जैसे हाइड्रोसील था, तो ये भी फ्लूइड फील्ड है, तो ये भी ट्रांसल्यूमिनेट कर सकता है। लेकिन हाइड्रोसील तो करेगी ही करेगी, क्योंकि वो पूरा पानी था जमा हुआ। लेकिन स्पर्मेटोसील एक छोटी सी जगह पे है, तो वो मे भी करे मे भी ना करे, डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। तो ये इस तरह का सीन होता है। अब ये भी बिनाइन है और पेनलेस है। अगर हम वरीकोसील की बात करें,
नाउ वरीकोसील, वरीकोसील देखिए आपको कैसी टेस्टिस नज़र आ रही हैं, ऐसे लग रहा है ना जैसे वेन्स हैं, और वेन्स जो है बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई हुई हैं और एक जगह पे उन्होंने इकट्ठे होके एक मैस सा बना दिया है। तो दिस इज़ एक्चुअली कि आपको पता है जो टेस्टिस की ड्रेनेज होती है ना, वीनस ड्रेनेज, वो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस से आती है। तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो है ना वो एक्चुअली क्या हो जाता है, यहाँ पे डायलेट हो जाता है। तो ये जब डायलेट होता है ना, तो उस वजह से टेस्टिस के गिर्द ऐसे लगता है बैग ऑफ वर्म्स हैं, ऐसे लगता है जैसे वर्म्स ने जो है ना यहाँ पे नीचे इसके वर्म्स हैं, लेकिन होते वो क्या है, होती वो वेन्स एंड जो डायलेट हो गई होती हैं। और जब बंदा खड़ा होता है ना तब ये बहुत ज़्यादा वर्स कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा और डायलेट हो जाती हैं। इसमें अगर हम ट्रांसल्यूमिनेशन करेंगे तो आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव आना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये क्लियर फ्लूइड तो नहीं है ना, इसमें तो डायलेटेड फ्लूइड है। तो डायलेटेड फ्लूइड जो है वो तो नहीं ना करेगा ट्रांसल्यूमिनेट। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अब होता क्यों है ये, हमने देखा कि पेपिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो है डायलेट हो जाता है, तो इसकी इसकी कॉज क्या है? अब वरीकोसील जिस भी वजह से हो, ठीक है, पेपिनिफॉर्म्स जिस भी वजह से हो, तो उसमें जो लेफ़्ट साइड की वरीकोसील होती है ना वो ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। लेफ़्ट साइड की जो वरीकोसील है वो ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि आपको पता है कि लेफ़्ट साइड पे ना जो हमारी टेस्टिकुलर वेन होती है ना मेल की, वो पहले रीनल वेन में जाती है और फिर रीनल वेन जो है वो इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन होती है। जबकि राइट साइड की जो होती है ना, जो टेस्टिकुलर वेन है, वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना कैवा में ओपन होती है। तो इस वजह से लेफ़्ट साइड पे जब भी लेफ़्ट रीनल वेन का कोई भी मसला होगा, फॉर एग्जांपल रीनल ट्यूमर है, उसने लेफ़्ट रीनल वेन को कंप्रेस कर दिया, और लेफ़्ट रीनल वेन के अंदर किसने एंटर होना था? टेस्टिकुलर वेन ने। तो जब लेफ़्ट रीनल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो पीछे से लेफ़्ट जो टेस्टिकुलर वेन है वो भी डायलेट होगी, फिर उसके पीछे पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस था वो भी डायलेट हो जाएगा, तो वो वरीकोसील बना देगा। तो लेफ़्ट रीनल वेन की वैसे भी हायर रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये वरीकोसील कॉमन होती है। अब ये है कि ऑब्वियसली वैसे तो आपको पता है ना क्यों अल्लाह ताला ने स्क्रॉटम को बाहर रखा हुआ है मेल से, अंदर क्यों नहीं रखा हुआ? इसी वजह से कि स्क्रॉटम अगर पेट के अंदर होता ना तो उसका टेम्परेचर राइज़ कर जाता। वो टेम्परेचर राइज़ करने की वजह से क्या होता कि वो जो है ना स्पर्म्स जो है वो सही तरह से उस टेम्परेचर में सर्वाइव ना कर सकते। इस वजह से स्क्रॉटम बाहर है, इस वजह से टेस्टिस बाहर है और स्पर्म्स जो है वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन अगर ये वेरिकोसील बन जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्योंकि ज़्यादा हुआ है ना, तो ब्लड फ्लो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, और इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्म सही तरह से बनेंगे नहीं, और मेल जो है वो इनफर्टाइल होने का जो है ना उसको रिस्क है। ठीक हो गया। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर एकदम से किसी को राइट साइड की वेरिकोसील हो गई है, ठीक है, तो उसने यही सोचना है कि उसकी या तो इंफीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन है या रीनल सेल कार्सिनोमा है। नेक्स्ट इज टेस्टिकुलर टॉर्जन। टेस्टिकुलर टॉर्जन से आपको समझ आ रही है कि कुछ ना ट्विस्टिंग सी हुई हुई है। तो इसमें होता क्या है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि टेस्टिस जो है ना वो अपनी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड ट्विस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऑब्वियसली टेस्टिस जो है वो एक जगह पे ट्विस्ट हो गई है, तो उसकी सारी अंदर की वेजल्स जो है वो भी साथ ही ट्विस्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इसमें ना बहुत स्फीयर पेन होती है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्फीयर पेन होती है पेशेंट को। पेशेंट जो है ना वो दर्द से चीख रहा होता है, एकदम से उसको सडन स्फीयर स्क्रॉटल पेन शुरू हो जाती है। और जब हम एग्जामिन करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हाई राइडिंग टेस्टिस होती है और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट हो जाता है। हाई राइडिंग टेस्टिस देखें क्या होता है, हाई राइडिंग टेस्टिस में देखें नॉर्मल टेस्टिस किस तरह से पड़ी हुई है, वर्टिकली, लेकिन जो टॉर्जन हुई हुई है उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्विस्ट कर गई हुई है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से टेस्टिस भी ऊपर की तरफ चली जाती है, तो और थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो इसको कहते हैं हाई राइडिंग टेस्टिस। एब्सेंट क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हुआ है। नॉर्मल क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब हम इनर थाई को स्ट्रोक करते हैं, थोड़ी सी सेंसेस देते हैं, तो सेंसरी इनर्वेशन जाती है जेनिटोफेमरल नर्व और इलियो-इंग्वालल नर्व से, और वापस मोटर इनर्वेशन आती है जेनिटोफेमरल नर्व से, और फिर क्या होता है, टेस्टिस एलिवेट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। और बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी की अगर हम बात करें तो बेल क्लैपर में देखें नॉर्मली क्या है, टेस्टिस जो है पीछे पोस्टीरियर वॉल के साथ जो है ना स्क्रॉटम की पोस्टीरियर वॉल के साथ गबर नेक्लम के साथ अटैच है।
नॉर्मली, और आगे से कहीं से अटैच नहीं है। और इसकी वजह से अटैचमेंट से क्या होता है, टेस्टिस अपनी लोकेशन पे रहती है, हिलती जुलती नहीं है। लेकिन जब ये टॉर्जन हो जाती है, टेस्टिस क्योंकि ऊपर चली जाती है स्पर्मेटिक ट्विस्टिंग की वजह से, तो जब वो ऊपर चली जाती है तो उसका जो पोस्टीरियर कनेक्शन होता है ना स्क्रोटल वॉल के साथ, वो ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब टेस्टिस जो हैं वो उठते बैठते चलते फिरते क्या होती है, घूमती रहती है अंदर। तो इसको कहते हैं बेल क्लैपर। जैसे बेल क्लैपर नहीं होती, घंटी होती है, तो वो उसके अंदर वाला जो होता है वो घूमता फिरता रहता है। इसी तरह टेस्टिस भी जो है, क्योंकि उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है स्क्रॉटल वॉल के साथ, तो अब वो हिलती जुलती रहती है, तो इसको बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी कहते हैं। अब ये जो टेस्टिकुलर टॉर्जन होती है ना, ये क्लिनिकल इमरजेंसी है, सर्जिकल इमरजेंसी है, कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है बहुत ज़्यादा स्क्रॉटल पेन के साथ सडन स्वेयर, जल्दी से जो है ना यही सोचें कि टेस्टिकुलर टॉर्जन है इसको। और क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया रहा तो वो इन्फॉक्शन की तरफ जा सकता है। फिर हमें जल्दी जल्दी से क्या होता है, विद इन 6 आवर्स ऑर्कियोपैक्सी करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो है ना ज़्यादातर अडल्ट मेल्स के अंदर ही होता है। तो ये जो है ना बड़ा मसला है टेस्टिकुलर टॉर्जन का, कि हमें ऑर्कियोपैक्सी में टेस्टिस को फिर जो है, वैसे तो टॉर्जन में हम उसको अनट्विस्ट करेंगे ना, और फिर हम उसको साइड वाली पे जोड़ देंगे, लेकिन फिर हमें अगर हम उसको लेट कर दें, 6 आवर्स से ज़्यादा का टाइम हो जाए, तो वो पूरा का पूरा टेस्टिस जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसका कोई किसी काम का नहीं रहता, हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। फिर हम और टेस्टिस को ही बाहर निकाल देते हैं, तो फिर उसकी टेस्टिस ज़ाया हो जाती है, ऑब्वियसली मेल जो है उसकी इनफर्टिलिटी हो जाएगी फिर। तो ये हमें जल्दी से इमरजेंसी में ट्रीट करना है। सो हाउ वी समरी बॉक्स अगर हम देखें तो हाउ वी डिफरेंशिएट इट क्लिनिकली। हाइड्रोसील इज पेनलेस फ्लूइड स्वेलिंग दैट ट्रांसलुमिनेट्स। स्पर्मेटोसील पेनलेस सिस्टिक एपिडिडिमल स्वेलिंग है। वेरिकोसील बैग ऑफ वर्म्स है, वर्स ऑन स्टैंडिंग है, डज नॉट ट्रांसलुमिनेट। तो ये हमें नज़र आ जाता है वेरिकोसील वैसा ही। उसके बाद टॉर्जन क्या है, सडन सीवियर पेन के साथ पेशेंट आएगा और एब्सेंट ट्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स होगा। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो ये आपने सारा रीड कर लेना है। आप लोग जो है इसके नोट्स लें और देखें हाइड्रोसील, स्पर्मेटोसील, वेरिकोसील सारा रीड करें इसको, टेस्टिकुलर टॉर्जन। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट दिया होता है, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों को जो है भेजूँगी इसके नोट्स। ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो ये आप जो है टेस्टिकुलर टॉर्जन देखें, वेरिकोसील देखें फ्रॉम द फर्स्ट एड बुक। उसके बाद जी आप देखें हाइड्रोसील को और आप स्पर्मेटोसील को देखें, और ये सारी पिक्चर्स देखें। नॉर्मली देखें टेस्टिस कितनी नॉर्मली पड़ी गई है। हाइड्रोसील में उसके गिर्द पानी जमा हो गया है, स्पर्मेटोसील में उसके ऊपर एक सिस सी बनी हुई है, वेरिकोसील में बैग ऑफ वर्म्स है। टेस्टिकुलर टॉर्जन में सारी ट्विस्ट करके टेस्टिस ऊपर की तरफ चली गई है और हॉरिजॉन्टल हो गई है, नॉर्मल जो वर्टिकली पड़ी होती है। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। तो अब हम इसका MCQ डिस्कस करते हैं। 26 ईयर्स ओल्ड मैन, अब देखिए यंग बंदा है, उसको पेनलेस स्वेलिंग है स्क्रॉटम में। पेनलेस स्वेलिंग है मतलब टेस्टिकुलर टॉर्जन तो रूल आउट हो गया। अब आप सोचोगे कि ये जो स्वेलिंग है ये जो है ना हाइड्रोसील हो सकती है, स्पर्मेटोसील हो सकती है, या वेरिकोसील हो सकती है। तो ट्रांसल्यूमिनेशन जब किया तो वो पॉजिटिव आ गया, मतलब वेरिकोसील भी बाहर निकल गया। तो अब आपके पास या तो स्पर्मेटोसील हो सकती है या हाइड्रोसील हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोसील हमेशा ट्रांसल्यूमिनेट नहीं करता, लेकिन हाइड्रोसील हमेशा हमेशा करता है। तो इसका होगा ट्रांसल्यूमिनेट्स, तो हाइड्रोसील आप इसको सिलेक्ट करोगे। टेस्टिकुलर ट्यूमर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत हार्ड सा होता है और उसके अंदर और चीज़ें आती हैं जो हमने डिस्कस भी किया था ट्यूमर्स के बारे में, कि हम किस तरह से ट्यूमर्स को डायग्नोस करते हैं। उसमें ऑब्वियसली हम बाकी हार्मोनल प्रोफाइल भी कराते हैं और सारा कुछ ना, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो हाइड्रोसील इसका आंसर होगा। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।